आइए तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। एम एंड ओ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2018 एंड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, तो 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1 का रेशो है। एम गारंटेड दैट ओज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 6% per annum would not be less than 36,000 per annum। ठीक है, तो M ने O को गारंटी दी है, तो मतलब ये हो गई पार्टनर टू पार्टनर। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय M, N एंड O 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 1,38,000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ए पॉइंट में पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो आपको भी निकालोगे, मतलब आपकी कोशिश होगी आप भी निकालो, मेरी कोशिश होगी मैं भी करूं, फिर देखेंगे कि क्या क्या आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट निकालना है आपको ऑन कैपिटल। तो एम का, एन का और ओ का अलग अलग भी निकाल लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बाकी तो तीनों को जोड़ लेंगे। तो M का इंटरेस्ट निकालो, 2 लाख रुपए का कितने परसेंट, 6% इंटू मतलब 9/12। ठीक है, 9 महीने का। ठीक है, तो M का कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, 9,000। ठीक है, ऐसी N का कितना आ जाएगा, 1 लाख इंटू 6% इंटू 9 महीने का 4,500। O का तो सेम ही रहेगा, तो तीनों को जोड़ो। ठीक है, 18,000 सही। तो ए ऑप्शन टिक कर ले सकते हैं। ठीक है, यही आ रहा है, ओके यही आ रहा है जी, बच्चे भी यही कह रहे हैं। उसके बाद बी में पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पूछ रहा है। ठीक है, तो वो तो आप निकाल सकते हो। 1,38,000 प्रॉफिट में से IOC माइनस कर दोगे तो कितना बच गया, 1,20,000, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। फिर वो पूछ रहा है सी पॉइंट में व्हाट इज़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ O। O का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है कि क्या होगा, 36,000 गारंटी है। तो वैसे 1,20,000 में से नहीं निकाल के दिया, 1,20,000 में से 20 आ रहा है। अच्छा 1,20,000 को बांटा, क्या रेशो है, 60/40/20। ठीक है, तो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, M, क्योंकि M ने गारंटी दी थी। तो M कितनी गारंटी, मतलब M कितनी डेफिशिएंसी बियर करेगा, 16,000, और वो किसको देगा, O को, क्योंकि O को गारंटी दी थी 36,000 की। तो थर्ड C का आंसर क्या बन गया, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ O, 36,000। और डी में व्हाट इज़ द डेफिशिएंसी अमाउंट टू बी बॉर्न बाय M। M ने कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न करी, 16,000। ठीक है, चलो तो देखो बहुत बहुत मुबारक, आपके बोर्ड्स में अब 98 मार्क्स आएंगे, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में आपके 2 नंबर कट गए। मुबारक। ठीक है शौर्य भाई, देख रहे हो। तो अकाउंट्स के एग्ज़ाम में एक चीज़ माथे पर टैटू बनवा के जाना है कि चीता बना नहीं, जहाँ चीता बना करा वहीं नंबर कटेगा। तो आपका सी का आंसर भी गलत है और डी का भी।
ठीक है। तो अकाउंट्स के पेपर में माथे पर क्या टैटू बनवाना है बताओ? कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, चीतापना बिल्कुल भी नहीं करना है। अब गारंटी तो पढ़ लिया आपने जोश में, 36,000 रुपये, लेकिन उसके आगे दो शब्द पढ़ो क्या लिखा है। 36,000 के आगे दो वर्ड्स क्या लिखे हैं? पर एनम। तो गुरुदेव आईओसी तो आपने सही निकाली कि भाई 1 जुलाई से 31 मार्च तक, क्योंकि 9 महीने हो रहे हैं, है ना। तो गारंटी का अमाउंट भी भाइयों बहनों 36,000 रुपये तो पूरे साल की गारंटी का अमाउंट था ना। तो 9 महीने का कितना माना जाएगा सिर्फ गारंटी का अमाउंट? 27। तो आपको गारंटी का जो अमाउंट है ना 36,000 रुपये, वो तो पर एनम है पूरे साल का। तो आप उस पर सॉल्व करोगे तो चीतापना हो जाएगा। तो आपको गारंटी का अमाउंट भी तो 9 महीने के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा ना, कि क्योंकि वो तो पूरे साल के प्रॉफिट की गारंटी है 36,000, और यहाँ तो सिर्फ 9 महीने काम हुआ। ठीक है अरम बाबू। तो 27,000 रुपये बेसिकली ओ को मिलेंगे गारंटी के। तो ओ को सिर्फ 7,000 रुपये आप दोगे और एम से 7,000 ले लोगे। तो सही उत्तर क्या बन गए? सी का बन गया सही उत्तर 27,000 रुपये, और डी का बन गया सही उत्तर, कितनी डेफिशिएंसी एम बॉर्न करेगा? 7,000 रुपये। ठीक है। तो एग्ज़ाम में वो चालू होते हैं, गलत ऑप्शन भी दे के रखते हैं, उन्हें पता है बच्चा गलत भी देगा। तो ओके हो गया। चलो, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपका। चलो उसके बाद नंबर 2 तो आपके लिए थोड़ा आसान है, लेकिन पढ़ लो ध्यान से। XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:3:5। ठीक है। तो उन्होंने रेशो अपना चेंज कर लिया ऑन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अपीयर्स एट 1,20,000। तो WCR का मटका है 1,20,000 का इन द बैलेंस शीट। ठीक है। तो अब ए केस में कह रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज़ 1,50,000। तो अब सही ऑप्शन बताना है आपको, खुद बताओ ABCD में से क्या है सही ऑप्शन। चलो मुझे जर्नल एंट्री सुनाओ इसकी। WCR डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू WCL। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है इस एंट्री के हिसाब से? बी तो हो नहीं रहा, सी भी नहीं हो रहा, डी होगा नहीं, है ना। तो ए ऑप्शन ही वैसे भी सही बैठ रहा है, और ए ऑप्शन लॉजिकली भी सही है। तो आप 1,50,000 को लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे। ठीक है। केस 2, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज एस्टिमेटेड 80। आप सही ऑप्शन बताओ कि अगर WCL 80 होगा तो। और बाकी मुझे एंट्री ओरली सुना दो। ठीक है। WCR 120, WCL 80, ओल्ड रेशो में पार्टनर्स को 40,000 क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है। ए तो क्लियर है ये वाला। ठीक है। जो भी क्लियर ना हो मुझे बता देना। उसके बाद सी केस, देयर इज नो WCL। तो इस ठीक है। तो क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 1,20,000, क्योंकि कोई भी क्लेम नहीं है तो फिर सारा पैसा पार्टनर का। फिर डी,
वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 1:30 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। और इसकी एंट्री ओरली सुनाओ। WCR डेबिट, WCR डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट 10 WCL। टू WCL। तो कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है? ऑप्शन ए। ठीक है, तो ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला भी। चलो ओके। उसके बाद रीड द टेक्स्ट केयरफुली। ये मज़ेदार प्रश्न है आपके लिए। गोविंद एंड पवन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। तो दो पार्टनर्स हैं 3:2 रेशो में। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट के अंदर आपको एक चॉकलेट नज़र आ रही है, बस और कुछ नहीं है। बाकी नीचे लिखा है ऑन द अबव डेट सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम गोविंद एंड पवन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, सी विल ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल प्रीमियम। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट ऑफ 2500 नॉट मैंशनड इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। और थर्ड, क्रेडिटर ऑफ 2100 नॉट लाइकली टू क्लेम। चलो ठीक है, तो अब आपको सॉल्व करना है आराम आराम से। तो पहले ए में तो कह रहा है व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, नया रेशियो बताइए। तो निकालना पड़ेगा नया रेशियो। तो ए और बी का नया रेशियो क्या है? मतलब गोविंद और पवन का पुराना रेशियो है 3:2। चलो तो आप भी करो, मैं भी करता हूँ, फिर देखते हैं। सर इसमें कंफ्यूज होगा। ना करूँ? सेकंड आएगा ना सर, सेकंड आएगा सीधे सीधे। क्योंकि 1/5 शेयर और इसमें पूरे में 1/5 सिर्फ फोर्थ में भी तो हो रहा है 1/5, सॉरी माय बैड है ना? माय बैड हो जाएगा फिर। बट वही आएगा। वो अलग की बात है। मैं अगर बाकी में ना होता तो मैं भी डायरेक्ट वो कर देता। वो तो फोर्थ में भी क्योंकि 1/5 बन रहा है और सेकंड में भी 1/5 बन रहा है, तो मेरे को इसलिए करना पड़ा। अगर इक्वली लेगा तो उसकी रेशियो इक्वल नहीं हो पाएगी ना सर। 1 में तो उसका शेयर 1/6 बन रहा है, तो 1 ऑप्शन तो गलत है। और थर्ड में उसका शेयर 1/6 बन रहा है। 1/6 बन रहा है, तो ये तो गलत है। लेकिन मुझे भी 2 की वजह से सॉल्व करना पड़ रहा है। और आपको तो आना चाहिए ना। देखो, आप ये मत सोचो आप MCQ सॉल्व करो, आपको तो वैसे भी आना चाहिए ना। तो वैसे करो फिर। तो अब C 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और वो गोविंद और पवन से इक्वली ले रहा है। तो गोविंद और पवन से कितना कितना माइनस कर दोगे? 1/10 1/10। तो अब इसको सॉल्व करके देख लो। 10 6 - 1 5, 10 4 - 1 3, और इसको लिख सकते हैं 2/10। तो 5 3 2 आ गया। तो सही ऑप्शन क्या? और कौन सा ऑप्शन टिक करोगे फिर? ऑप्शन सी। ये भी गलती हो जाती है एग्ज़ाम में। बच्चा जोश में लिख के आएगा इसका आंसर सेकंड कोई आंसर नहीं है। आपको ABCD में से 4 ऑप्शन लिखने हैं, ठीक है? तो ये इसीलिए कह रहा हूँ, चीतापना नहीं करना है अकाउंट्स के पेपर में। जहाँ चीतापना करोगे वहीं नंबर कटेंगे। तो जोशबाजी में ये मत लिख के आ जाना सेकंड आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर बताना है सही। तो ऑप्शन नंबर सी। चलो अच्छा, उसके बाद से बी, व्हाट इज़ द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये तो मुझे पूछना ही था। तो सेकंड पॉइंट की जर्नल एंट्री सुनाओ। चलो सेकंड पॉइंट की जर्नल एंट्री सुनाओ, फिर ट्रीटमेंट तो सही अपने आप हो ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सही, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको अब हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो अब ऑप्शन खुद ढूंढना कौन सा सही बैठेगा। ठीक है, क्रेडिटेड टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। उसके बाद सी, हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिटर इन न्यू बैलेंस शीट। कह रहे हैं नए बैलेंस शीट में क्रेडिटर का आप क्या अमाउंट रिकॉर्ड करोगे। तो क्रेडिटर के बारे में लिखा था 2100 इज नॉट लाइकली टू क्लेम, और बैलेंस शीट में दे रखा है 20,000। 17,900 अगर ऑप्शन में है तो, ठीक है। तो 20,000 में से 2100 क्लेम नहीं होगा, तो 17,900, ठीक है। उसके बाद डी, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ जनरल रिजर्व फॉर सी। ठीक है, वेरी गुड। नए पार्टनर को कोई शेयर नहीं देंगे क्योंकि जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, चलो तो ये भी हो गया जी, बढ़िया। उसके बाद नंबर 4, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। P, A and L are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:1 respectively. A retires, ठीक है, मतलब ये बीच वाला पार्टनर, and his claim including his capital and entitlements from the firm including his share of goodwill is 50,000 रुपये। तो रिटायरिंग पार्टनर का टोटल शेयर है 50,000 रुपये। आफ्टर दिस अमाउंट वॉज डिटरमाइंड, इट वॉज फाउंड दैट, क्या पता चला, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड पीस ऑफ फर्नीचर 12,000 विच हैड टू बी रिकॉर्डेड। अपॉन रिकॉर्डिंग दिस पीस ऑफ फर्नीचर द रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू अंगद वॉज डिटरमाइंड एंड सेटल्ड बाय गिविंग हिम दिस फर्नीचर एंड द बैलेंस इन कैश। ठीक है, तो पहले ए क्वेश्चन पढ़ के बताना अपने आप। टू विच अकाउंट will the unrecorded piece of furniture will be adjusted in। तो मुझे जर्नल एंट्री सुनाओ ओरली। सर इस केस में अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं, चलो पहले मैं नीली पट्टी कर रहा हूँ, नीली पट्टी की जर्नल एंट्री सुनाओ। उसकी तो सर एज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो लिख लेता हूँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो खाली नीली पट्टी की तो ये एंट्री है कि पहले हम बुक्स में 12,000 का फर्नीचर लाएंगे, है ना। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो उस हिसाब से बताओ ए का आंसर क्या बन गया। हाँ, डी रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए का आंसर तो बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हमें फर्नीचर को बुक्स में लाना है, तो कहाँ से लाओगे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। फिर सेकंड, व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो कितना फ़ायदा हो गया रीवैल्यूएशन में, 12,000। वो तो सीधा आपको दिख ही रहा है, ऊपर वाली एंट्री ही 12,000 का फ़ायदा दिखा रही है रिवैल्यूएशन में, ठीक है। फिर सी, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ अंगद इन प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अंगद का शेयर बताओ, अंगद का शेयर 2/6, तो 2/6 निकालो, रिवैल्यूएशन गेन में 2/6 4,000। तो अंगद को कितने रुपए हम और देंगे प्रॉफिट के, 4,000। वो तो अब आगे आएगा ना, ये तो अभी प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है, समझ रहे हो। ये तो अभी फ़ायदा जो हुआ उसमें उसका हिस्सा है। फर्नीचर तो अभी वो रहा, देखो अभी तक डेबिट, फर्नीचर तो अभी भी डेबिट चल रहा है ना बुक्स में, ठीक है, समझ गए। तो चीतापना जहाँ करोगे वहीं गड़बड़ होगी। वो तो लास्ट में लिखा है, अब देखो पढ़ो आगे, धीरे धीरे पढ़ो।
द रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू अंगद। अब एक बार रिवाइज्ड अमाउंट बताओ अंगद को कितना हो गया? 54,000। हाँ 54,000, क्योंकि 50,000 तो पहले से था, 4,000 का प्रॉफिट अभी और हो गया। तो 54,000 कैसे सेटल कर रहे हैं हम? फर्नीचर दे रहे हैं और बचा हुआ कैश दे रहे हैं। तो इसकी ज़रा एंट्री सुनाना मुझे, हालांकि पूछ नहीं रहा लेकिन चलो। अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। रियलाइजेशन का तो ये चैप्टर ही नहीं है दीदी, दीदी ने ज़्यादा पढ़ाई कर ली। डिसोल्यूशन में होता है ना रियलाइजेशन, तो ये तो चैप्टर ही नहीं है, ये तो रिटायरमेंट है। नहीं मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन तो ऊपर आ गया था ना, फ़ायदा जो। हो गया ना, मैं यही कह रहा हूँ। अरे मतलब 12,000 यहाँ से तुमने 12,000 दे दिए। कॉमन सेंस भाई। चलो ज़्यादा पढ़ाई कर ली उसने भी। तो खैर वैसे जर्नल एंट्री ये होगी, अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट 54,000 टू फर्नीचर, आपने उसको फर्नीचर दे दिया 12,000 का, और बचे हुए पैसे आपने उसको कैश दे दिए। तो हालांकि क्वेश्चन ये पूछ नहीं रहा, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट। तो कितना है फाइनल अमाउंट अंगद का? नहीं बताओ। बताओ, बाकी फर्नीचर देख लो कैसे आया। पहले अकाउंटिंग समझा देता हूँ। देखो पहले हमारी बुक्स में देखो एक एसेट क्रिएट हो गया, ठीक है, फर्नीचर आ गया, और फिर ये एसेट जब आप किसी को दे दोगे तो उस एसेट को क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। तो फर्नीचर चला भी गया। तो पहले फर्नीचर बुक्स में आया और फिर थोड़ी समय के बाद फर्नीचर चला गया। तो हालांकि क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ द क्लेम टू बी पेड टू अंगद। तो बताओ 54। फाइनल अमाउंट मतलब कि वही टोटल अमाउंट, और टू बी पेड का मतलब है जो देना है। तो आपको कितने रुपए देने हैं अंगद को? टोटल 54। चलो ओके, अब ध्यानपूर्वक करना है। केस बेस्ड क्वेश्चन शेयर्स के अंदर से भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है 5th क्वेश्चन। तो ई लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर एट ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40%, मतलब 4 रुपये, पेबल एप्लीकेशन ₹4 अलॉन्ग विथ फुल प्रीमियम, अलॉटमेंट ₹4 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड एंड शेयर्स वर अलॉटेड एज फॉलोज। तो कैसे कैसे एप्लीकेशन मिली वो दे रखा है आपको ब्रेकअप। कैटेगरी 1 10,000 शेयर अप्लाइड को फुल अलॉटमेंट दे दिया। कैटेगरी 2 70,000 शेयर्स अप्लाइड को 50,000 शेयर्स मिल गए, मतलब प्रोराटा। और कैटेगरी 3 50,000 शेयर्स अप्लाइड को 40,000 शेयर्स दे दिए, मतलब ये भी प्रोराटा कैटेगरी। एक्सेस मनी वॉज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है। 1 शेयर होल्डर बलवंत बिलोंग्स टू कैटेगरी 2 टू whom 1500 शेयर्स वॉज अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो इसका मतलब ये है बड़ा बदमाश व्यक्ति जो पैसे नहीं दे रहा अलॉटमेंट के और कॉल के। उसके बाद 1 शेयर होल्डर अंकित फ्रॉम कैटेगरी 3 अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स डिड नॉट पे द कॉल अमाउंट। तो ये छोटा बदमाश है, ये खाली कॉल के पैसे नहीं दे रहा। शेयर्स ऑफ बोथ बलवंत एंड अंकित वर फोरफिटेड आफ्टर द कॉल। दोनों के शेयर्स फिर कंपनी ने फोरफिट कर दिए हैं। उसके बाद आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 1500 शेयर्स वर रीइशूड। बाद में कंपनी ने 1500 शेयर्स रीइशू करे हैं, जिसमें से 75% शेयर्स हैं अंकित के, यानी ये दूसरा आदमी जो है, अंकित के पास जितने भी शेयर्स होंगे उसके सिर्फ 75% शेयर्स ही रीइशू हो रहे हैं। और रीइशू भी कैसे कर रहे हैं? एट
डिस्काउंट ऑफ 50% फ्रॉम द परमिसिबल अमाउंट, यानी कि जितना भी अमाउंट हम रीइशू कर सकते हैं उसमें 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। चलो ठीक है, तो MCQ नहीं पढ़ना मुझे, तो आपको पहले सारी एंट्रीज़ करनी है कायदे कानून के साथ, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप कितने पानी में हो और आपको ये पता चल सके कि आप कितने पानी में हो। फिर MCQ तो बाद में देखेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल सॉल्व करो, सारी जनरल एंट्रीज़ करो जो इसमें होंगी टोटल। चलो तो कर लेते हैं अब एक बार डिस्कस। पहले तो ये कि अंकित जो है दूसरा शेयर होल्डर, उसको कितने शेयर अलॉट हुए ये बताओ। 800 शेयर्स अलॉट हुए, ठीक है। और आपने फोरफीट 800 करे होंगे और उसमें से 75% अंकित के रीइशू हो गए। तो कितने अंकित के रीइशू कितने हुए हो? 600। तो अंकित के 600 रीइशू हो गए होंगे। तो 1500 में से अंकित के अगर 600 हैं तो 900 किसके रीइशू हो गए? बलवंत के। तो जब हम रीइशू करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि बलवंत के 900 हैं और उसके 600 हैं, ठीक है। तो हालांकि क्वेश्चन में MCQs में ये सब बातें चाहे नहीं चाहिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि सर क्या फ़ायदा। तो फ़ायदा ये है कि हम तो पूरा क्वेश्चन एज अ होल प्रैक्टिस कर रहे हैं एंट्री के नज़रिए से, है ना। चलो तो एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में अब आप बताते रहो अमाउंट, मैं भी लिखता रहूँगा, ठीक है। कितनी एप्लीकेशंस आई थी टोटल? 1,33,000 और इंटू 8 तो 10,40,000, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,40,000, फिर 2 शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू 4 लिखोगे आप, और 1,00,000 शेयर्स। 1,00,000 शेयर्स थे ना? हाँ 1,00,000, क्योंकि 4 रुपये के हिसाब से है ना 10,000 शेयर्स ये अलॉट हो गए थे, 50,000 ये, 40,000 ये, इसका मतलब टोटल अलॉट हुए 1,00,000 शेयर। तो 1,00,000 इंटू 4, 4,00,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी 1,00,000 इंटू 4, 4,00,000। अब जो एक्सेस आपका होगा, जो आप एडजस्ट करते हो अलॉटमेंट पे, वो कितना है? 240। तो वो वैसे भी निकाल सकते हो बैलेंसिंग फिगर, लेकिन मतलब वो तो एक तुक्का है, लेकिन मैंने वैसे वर्किंग भी कर दिया। तो मैंने बलवंत की भी वर्किंग कर रखी है। बलवंत ने हमें 1,200 रुपये नहीं दिए, वो भी एक वर्किंग कर रखी है। बाकी दोनों प्रोराटा कैटेगरीज़ में मिलाकर हमने 2,40,000 रुपये एडजस्ट कर लिए हैं। पहली कैटेगरी से 1,60,000 और दूसरी कैटेगरी से 80,000। कंबाइन का मतलब दोनों को वो करके, कई बार उसमें मतलब गड़बड़ भी हो सकती है। हाँ हाँ, ये भी है। और फिर किसी किसी कैटेगरी में शेयर होल्डर्स अलग अलग अगर वर्किंग करनी पड़ जाए तो थोड़ा रिस्क हो जाता है। अच्छा, फिर थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, 1,00,000 शेयर इंटू 4, 4,00,000। उसके बाद फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, 1,58,800 और कॉल से नरियर हमने निकाल ही लिया था, 1,200 बलवंत ने नहीं दिए। 1,58,800 बिल्कुल सही। तो 1,58,800, ठीक है। बाकी अलॉटमेंट 4 रुपये का था मेरे दोस्त, है ना। तो कितने, अच्छा 4 रुपये का था ना। तो 50,000 इंटू 4, सॉरी, तो ये 2,00,000 लिखना था, सॉरी मैंने 6,00,000 लिख दिया। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अलॉटमेंट अब ठीक हो गया आई गेस, लेकिन वैसे बाकी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉल से नरियर 1,200 हो गया और बैंक में रिसीव हो गए 158,800। फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री 1,00,000 शेयर इंटू 2,
2 लाख। अब फर्स्ट कॉल तो दोनों ने ही नहीं दिया, तो बलवंत ने कितने नहीं दिए फर्स्ट कॉल के? 3,000 तो बलवंत ने नहीं दिए, और उसने दूसरे ने कितने नहीं दिए? मतलब 1600। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर 4600 रुपये कॉल से नरियर हो गया। तो कितना बच गया? 1,95,400। तो यहाँ तक ओके हो गई एंट्री। ठीक है, अब दोनों के शेयर फोरफीट हो रहे हैं, यानी कि 1000 शेयर तो बलवंत के, 900 थे बलवंत के, नहीं 1000 थे, नहीं सॉरी, बलवंत के तो बल्कि 1500 शेयर थे। फोर फीचर, हाँ फोर फीचर है ना, और अंकित के 800, तो 1500 उसके और 800 उसके फोरफीट कर देते हैं शेयर्स। तो 1500 और 800 शेयर्स फोरफीट हो जाएंगे अब। ठीक है, और दूसरे वाले की 8000। हाँ, दोनों के एक साथ ही फोरफीट कर देते हैं, क्यों? मतलब दोनों के फोरफीट एक साथ ही कर लेते हैं, वो तो बस अंदर अलग अलग लिख लिया। फिर पहले बदमाश की कॉल इन अरियर 4200 और दूसरे की 1600। 800, ठीक है। और अलग अलग भी बता दो। 10,800 और 6,400। इसका 10,800, 6,400, 17,200। तो ये दोनों के शेयर फोरफीट हो गए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसने कहा था कि दोनों के शेयर जो हैं वो आपने मैक्सिमम जो भी परमिसेबल अमाउंट पर आप रीइशू कर सकते हो, उसमें 50% पर डिस्काउंट पर रीइशू कर दिए, ऐसा कुछ लिखा था, एक बार पढ़ लो चाहें। तो उसने अंग्रेज़ी लिखी थी कि आपने 1500 शेयर्स रीइशू करें, है ना, जिसमें से 600 तो अंकित के हैं, 900 बलवंत के हैं, लेकिन लिखा है एट डिस्काउंट ऑफ 50% फ्रॉम द परमिसेबल अमाउंट। तो इसका मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया होगा आपने? बताओ, परमिसेबल अमाउंट में से कह रहा है 50% आपने डिस्काउंट दे दिया। तो पहले तो परमिसेबल अमाउंट ही बता दो कि पहले वाले में जब हम 900 शेयर 900 वाले में उसमें मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है 6,480 रुपये का। ठीक है, तो पहले उसका 50% कर देंगे 3240। तो पहले हम फर्स्ट वाले का कर लेते हैं। फर्स्ट वाला आदमी कौन था? बलवंत। ठीक है, तो पहले बलवंत की बात करते हैं भाइयों बहनों। यहाँ छोटी सी वर्किंग कर रहा हूँ, फिर हटा दूँगा। तो बलवंत ने कितने रुपए दे रखे हैं? पहले एक बार बलवंत का चित्र बना लो यार, वैसे सोच। उसने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे ही दिए थे ना शायद, फेस वैल्यू की बात करूँ तो सिर्फ 4 रुपये ही दे रखे हैं। उसने अलॉटमेंट तो दिया ही नहीं था और कॉल भी नहीं दिया था। तो बलवंत को तो हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? मैक्सिमम 4 रुपये का। समझ गए? बलवंत को आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो? 4 रुपये का। ये सबको याद है लॉजिक? क्यों भाई, जितना वो देता है उतना ही डिस्काउंट, वो तो एडजस्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन वो तो लेकिन हम तो फेस वैल्यू ही ले लेते हैं ना खाली। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट मिला था ना कुछ। हाँ हाँ, मैं समझ गया। मतलब बलवंत की आप ये बोल रहे हो ना कि उसने, बलवंत ने थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा भी दिए थे, 16,800 दिए थे, है ना, और कुछ एडजस्ट हो गए जैसे 4,800। यही बोलना चाह रहे हो ना? अच्छा, तो बताओ क्या मतलब मैं तो अभी कॉन्सेप्ट पे हूँ, एंट्री तो अभी करता हूँ। खैर,
अच्छा, अब दूसरे आदमी का भी बना देता हूँ। चलो पहले तो मैं कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहा हूँ ना। अब दूसरा आदमी कौन है? अंकित। अब एक बार अंकित का भी, उसने एप्लीकेशन के 4 भी दे दिए थे, अलॉटमेंट के भी 4 दे दिए थे, और उसने कॉल के 2 नहीं दिए थे। तो वो इसका मतलब हमें 8 रुपये दे चुका है, राइट। तो इसका मतलब आप अंकित को कितना डिस्काउंट दे सकते हो? मैक्सिमम 8। तो पहले आपको ये कॉन्सेप्ट याद है भाइयों बहनों, कि जो भी आदमी जितने रुपए मतलब दे चुका है, उतना ही आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो पर शेयर, एक तरह से पर शेयर, है ना। तो अब ये तो हटा देता हूँ। तो अंकित जो है वो तो हमें कितने रुपए दे चुका वो लिख रहा हूँ। तो अंकित हमें दे चुका है 6,400। अंकित दूसरा वाला आदमी 6,400 डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स के ऊपर? 800 शेयर्स के ऊपर। तो आप इसका निकाल लो, इसका तो चलो 8 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको 8 रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, लेकिन आप खाली इसको 50% डिस्काउंट दे रहे हो। तो कितना डिस्काउंट दोगे? 4 रुपये। ठीक है, तो अंकित वाले शेयरों पर तो कितना डिस्काउंट दोगे? सिर्फ 4 रुपये। हाँ मतलब वो तो बाद में कर लूँगा। अब बलवंत का देख लो, बलवंत ने हमें कितने रुपए दिए हैं? 10,800 रुपये ओवर कितने शेयर्स? 1500। तो पर शेयर निकालना, यही बोल रहे थे अनमोल बाबू? हाँ सर, वो बोल ऐसा ही कुछ रहा था, बट मैंने क्या करा ना, हम्म। मैंने 10,800 इंटू 900 अपॉन 1500 कर दिया। हाँ तो मतलब अब इसको आप 900 से मल्टीप्लाई करो तो वो वाला अमाउंट अब ये तो आ गया पहले पर शेयर, कि इसने इसका मतलब पर शेयर 7.2 दे दिया एक तरह से उसने कितना दे दिया? 7.2 पर शेयर। और इसका 50% हम डिस्काउंट दे सकते हैं, 3.6। 900 शेयर पे आएगा सर वो 32,040। हाँ अब वो तो जितना भी आएगा, बाकी शेयर कैपिटल में तो 10 लिखना ही है। और अब आप बैंक वाली फिगर को बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो दोनों की। तो ऊपर वाले की बचेगी 6.4, नीचे वाले की तो बचेगी 6। तो क्लियर हो गया आपको? मतलब लॉजिक समझ लेना, बाकी मैथमेटिक्स की चिंता मत करना। लॉजिक ये है कि जो भी आदमी जितने रुपए देता है, आप उसके शेयर्स पर उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? सिर्फ 50%। तो मैंने इसीलिए दोनों को आधा आधा लिखा है। तो जिस आदमी ने 8 रुपये दिए पर शेयर, उसके शेयर्स पे 4 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ। जिस आदमी ने 7.2 रुपये दिए पर शेयर एक तरह से, तो उस आदमी के शेयर पे 3.6 रुपये का डिस्काउंट लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी खुद भी ये करके देखना, तभी क्रिटिकलिटीज़ क्लियर होंगी। बाकी अब इनटू कर दो, ये तो हो गया पहले कॉन्सेप्ट। अब कितने शेयर्स रीइशू हो रहे हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बलवंत के कितने शेयर्स रीइशू हो रहे थे? 900। तो 900 शेयरों से मल्टीप्लाई कर दो। और अंकित के कितने शेयर्स रीइशू हो रहे थे? 600। तो 600 शेयरों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ अमाउंट से भी निकाल सकते हो। एक बच्चा कह रहा है सर डायरेक्टली अमाउंट से ही निकाल लें। हाँ हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन मैं क्योंकि समझाने के मोड में था पहले थोड़ा सा, तो मैंने इसलिए पहले समझाया। बाकी आप तो डायरेक्ट अमाउंट भी निकाल सकते हो। इनफैक्ट लिखना तो अमाउंट ही है, ये सब बातें थोड़ी ना एग्ज़ाम में शो करनी है। अच्छा तो क्या क्या अमाउंट आ जाएंगे बता दो। हाँ 5760 3240 और 9,000। और इसका तो बैंक अकाउंट डेबिट 3600, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 2400, टू शेयर कैपिटल 6000। वो चेक कर लेता हूँ एक बार, कैपिटल रिजर्व तो लास्ट एंट्री। बाकी इसको 2 बोलते हैं ना, ये तो याद ही होगा।
तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बाकी इसका अमाउंट कैसे निकालना है, पहले अंकित का अलग निकाल लेते हैं। 10,800 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफीट, है ना, ये तो मतलब बलवंत का था। 6840 और अंकित का 6400 इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफीट। 48 ठीक है, माइनस कितना कितना डिस्काउंट दिया, 3240 और 2400। तो 340 का 2400 आएगा दोनों। ठीक है, अच्छा सेम ही आ रहा है। हाँ वो सेम ही आता है ना सर, क्योंकि 50% डिस्काउंट दिया अच्छा 50% डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब ओके, तो ये कितना आ रहा है 3200, नहीं ये आ रहा होगा 3240, यस सर। और वो जो नहीं ये तो आ रहा है 6480। हाँ तो बट माइनस भी तो होगा ना सर उसमें से। अच्छा मतलब तुम फाइनल आंसर बता रहे हो। हाँ मैं फाइनल बता रहा हूँ। ओहो चीतापना। सर मैंने पहले ही दिमाग यूज कर लिया था कि अगर 50% है तो सेम ही अमाउंट सेम ही आएगा। मतलब आधे अमाउंट आ जाएंगे। ठीक है, तो 5640। ठीक है, लेकिन मैं तो अगर डायरेक्ट लिखता या मैं तुम्हारी तरह करता तो फिर बच्चे मेरे बाल नोचते ना कि भाई सर ये कैसे लिख रहे हो, तो मैंने इसलिए फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा दिया। ठीक है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन तो क्लियर है। चलो, तो खैर ये कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन बढ़िया था आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने के लिए। क्वेश्चन अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट कर, हाँ क्वेश्चन तो स्टार्ट नहीं करा, लेकिन क्वेश्चन के बहाने आपको चीज़ें जो सीखने को मिली और ये क्वेश्चन जो करने का मौका मिला, ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलो, तो अब क्वेश्चन तो अब शुरू करते हैं, वो आप अपनी एंट्री से देख के फटाफट बता सकते हो। अब ए में कह रहा है हाउ मच एप्लीकेशन मनी इज़ रिसीव्ड। ठीक है, ए 10,40,000। हाउ मच एक्सेस अमाउंट इज एडजस्टेड टूवर्ड अलॉटमेंट, 2,40,000, है ना, वो भी याद हो गया। उसके बाद सी, अमाउंट क्रेडिटेड टू SPR एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी कितना था, अच्छा सॉरी 4 लाख, हाँ ठीक है 4 लाख। और अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितने रुपए रिसीव हुए थे, 158,800। तो मतलब ऑप्शन बी 158,800। चलो ठीक है जी, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ध्यान से करना है। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो टेक्स्ट एक बार देख लो, मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ कहाँ फोकस करना है, बस आप देखते रहो। इसमें एक कंपनी की आपको बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, उसके अंदर शेयर कैपिटल है, ठीक है। हाँ मतलब फिगर्स गायब है। अब मुझे बोलने देना, बीच में अपनी कमेंट्री मत करना, ताकि कहीं ऐसा ना हो ना कि मैं जो फोकस करना चाह रहा हूँ वो भूल जाऊँ। फिर नोट्स ज़रूर देखो ध्यान से कि क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल डैश इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अब लेकिन अमाउंट दे रखा है 30 लाख, तो आप खुद बता सकते हो कितने शेयर्स हैं, 3 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब इस कंपनी के कितने इक्विटी शेयर्स हैं ऑथोराइज्ड, 3 लाख शेयर्स हैं, क्योंकि 10 ईच। उसके बाद लिखा है इशूड कैपिटल है 80% ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो इसका मतलब कितने शेयर इशू करें इसने, 2,40,000 शेयर्स, बिल्कुल सही, ऑफ 10 ईच। तो आप अमाउंट कितना बता सकते हो,
24 लाख, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, 19,80,000। अब कह रहा है 1,98,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड में तो ये दे रहा है, तो अमाउंट आप लिख सकते हो 19,80,000। तो डैश शेयर्स, अब नॉट फुल्ली पेड कैटेगरी जो होती है ना, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, उसमें कह रहा है डैश शेयर्स ऑफ 10 ईच, लेकिन अमाउंट दे रहा है 20,000। तो इसका मतलब 2,000 शेयर्स जो हैं इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो आपको इससे ये पता चल रहा है, ध्यान से मेरा एनालिसिस सुनना, इससे आपको ये पता चल रहा है कि जो बदमाश आदमी है जो पैसे नहीं दे रहा है, उस बदमाश के पास कितने शेयर्स हैं? 2,000। तो आपको इससे पता चलेगा कि बदमाश के पास कितने शेयर्स हैं? 2,000 शेयर्स में पैसे नहीं दे रहे। अच्छा, फिर लिखा है लेस कॉल्स इन अरियर, तो शेयर तो आपको पता ही चल गया, 2,000 शेयर्स हैं इस बदमाश के, इनटू 3 6,000, तो 20 माइनस 6 14,000, ओह 14,000, हाँ सॉरी माय बैड। तो 1980 हो गया सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और 14,000 हो गया सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो टोटल कितना आ गया? 19,94,000, यही बन रहा है शायद, यही बनेगा 19,94,000 है ना, 14,000 ही तो जोड़ने हैं। तो गलत तो नहीं है भाइयों बहनों? चलो, तो अब पढ़ना ध्यान से। तो अब सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहला ए में पूछ रहा है नंबर ऑफ शेयर बाय विच कंपनी इज रजिस्टर्ड, है ना, तो रजिस्टर्ड मतलब वही ऑथोराइज्ड, तो 3 लाख इक्विटी शेयर्स, तो ओके हो गया। फिर नंबर 2, इशूड शेयर कैपिटल कितने रुपए निकाली थी? 24 लाख। 4 लाख मतलब शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए, ये बोल रहे हो? जैसे 2,40,000 है, हम तो 2 लाख का ही हिसाब कर रहे हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं भाई, हो सकता है 2,40,000 हो और कुछ हमने मतलब पब्लिक को ना दी हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कर दियो, कुछ भी कर दियो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी देख लेते हैं अभी। उसके बाद कैलकुलेट अमाउंट एंड नंबर ऑफ शेयर ऑन विच फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज़ नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो वो हमने निकाल ही लिए थे, 2,000 शेयर्स हैं और कितने रुपए रिसीव नहीं हो रहे हैं? 6,000। उसके बाद डी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल टू बी शोन इन बैलेंस शीट, ये भी अमाउंट निकाल लिया था हमने, 19,94,000, वो तो नहीं है ना। और ई, विच कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ये थ्योरी क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट में हम कौन सी कैपिटल दिखाते हैं? ऑल ऑफ दी, ये देखो नालायक, बस करा चीतापना। बैलेंस शीट में तो सब्सक्राइब जाती, इशूड तो नौटंकी के लिए होती है, याद है बताया था, ये नौटंकी, हमें तो किसका आंसर बैलेंस शीट में लिखना होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, ठीक है। चलो, तो छोटा सा करेक्शन है 5640, ओके वो तो खैर सही हो जाएगा, 5640 देख लो। बट चलो ये वाला क्लियर हो गया, 6th वाला, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसी तरह डिबेंचर्स का देखो, कंपनी अकाउंट्स, इसका भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखा है ए लिमिटेड इशूड 5,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है, ध्यान से करना, एट ए प्रीमियम ऑफ 20, पेबल एज फॉलोज, 40 रुपी इंक्लूडिंग 10 प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, तो मतलब 30 + 10, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, मतलब 30 + 10, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी 40।
Application were received for 5,000 debentures and allotment was made to all applicants. All calls made and all amount received. चलो ठीक है, तो अब बस आपको सिंपल जवाब देने हैं बता बता के खुद. अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड ड्यूरिंग एप्लीकेशन. टोटल अमाउंट होगा भाई. तो बताओ 5,000 एप्लीकेशंस हैं इंटू 40, 2 लाख. ओके. फिर सेकंड, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन इज ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटी प्रीमियम. सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना ट्रांसफ़र करोगे? तो 10 रुपये का है प्रीमियम. ठीक है, सी. उसके बाद डैश इज़ द बैलेंस अमाउंट पर डिवेंचर टू बी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो ये हमने ब्रेकअप में निकाल ही लिया था. 40 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल पर देना है. डी, व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स इशूड. 5,000 डिवेंचर्स हैं और 9% ब्याज है. ये रहा. श्योर, कॉन्फिडेंट. नहीं, डेट तो नहीं दे रखी. तो 5,000 डिवेंचर इंटू 100 और उसका 9% इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 4,500. हाँ, 45,000. ठीक है, सही आ रहा है. और ई, द अबव केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये बताओ, चलो थ्योरी. अबव केस किसका एग्जाम्पल है? तो कैसे पता चला? 5,000 थे और 5,000 ही अप्लाई आए, मतलब अलॉट करे 5 और मिले भी 5. कुछ बच्चे कर सकते हैं ना गलत. ठीक है ना, तो ए बी डी गलत हो गया. तो क्लियर हो गया. चलो, बात ही नहीं. तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इसमें. चलो, ये तो सिंपल था. अब थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको. 8th क्वेश्चन. ये चैप्टर में से देखो आजकल केस बेस्ड आने लगे हैं, तो बिल्कुल अलर्ट रहना. टूल्स का क्वेश्चन है. द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल ऑफ ए लिमिटेड. ठीक है, तो एक डेटा दे रखा है, पढ़ लेते हैं. RFO ब्रैकेट में लिखा है परसेंटेज ऑफ अदर इनकम. अब अदर इनकम आपको नीचे दे रखी है ये, तो चलो फिल करवाते रहो. अदर इनकम है 2 लाख, तो 2 लाख का 200% कितना हो गया? 4 लाख. ओके. और इसी तरह 1.5 लाख का 200% 3 लाख. ओके. फिर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो दे रखा है परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू. ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब होता है यही. हाँ, RFO. तो 6. ठीक है, तो 60% कितना आ गया 4 लाख का? 2,40,000. और 3 लाख का 50% कितना आ गया? 1,50,000. ओके. फिर अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं ब्रैकेट में परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट. तो 10% 2,40,000 का 24,000 और 1.5 लाख का 20% 30,000. ठीक है, तो ये तो ओके. और टैक्स रेट आपको दे रखा है 30%. ये तो खैर बाद में हम देखेंगे, पूछेगा तो. चलो, तो ए में तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन 31 मार्च 2020, मतलब पहले वाले साल का 4 लाख. ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन टिक कर लो. उसके बाद बी, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन 2019. 2019 में ये पूछ रहा है गुरुदेव, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो पहले टोटल रेवेन्यू बताओ कितना है?
ठीक है, तो जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। टोटल रेवेन्यू मतलब होता है आरएफओ जो है वो और अदर इनकम जो है वो। तो 3 लाख है आपका आरएफओ और 1,50,000 है अदर इनकम, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 4,50,000। तो कह रहा है कि भाई टोटल रेवेन्यू की परसेंटेज क्या है फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 3 लाख। तो निकालो परसेंटेज। तो देखो शौर्य ने तो करा चीतापना, बस। तो तुम अपने ये देख लो चीतेपने में कितने नंबर तुम्हारे शुरू से कट रहे हैं। शौर्य जहाँ तुम्हारे 100 आने थे वहाँ तुम अब 92 पर आ गए हो। अच्छा, फिर तो 80s में आ गया, बस ख़त्म कहानी, खेल ख़त्म। ठीक है, तो ध्यान से करना है, वो जो पूछ रहा है वही परसेंटेज निकालनी है ना। तो कह रहा है टोटल रेवेन्यू की परसेंटेज बताओ फ्रॉम आरएफओ। अच्छा, मान लो ऐसे ही सोचो, इसमें तो आपको सिखा भी रखा है हर परसेंटेज में हम डिनोमिनेटर किस में क्या लेते हैं आरएफओ। परसेंटेज वाले में आप डिनोमिनेटर में तो आरएफओ ही लेते हो ना, तो आरएफओ नीचे लेना। अच्छा, सी तो बहुत ही बढ़िया हो गया, अब आपके लिए तो मज़ेदार हो गया। कह रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टैक्स पेड बाय द फर्म इन 2019। अब वो निकालते हैं, चलो 2019 जो है ये वाला साल, इसका आपको टैक्स निकालना है। तो टोटल रेवेन्यू तो आपको पता ही है 4.5 लाख है। अब माइनस एक्सपेंसेस कर दो, ये दोनों एक्सपेंसेस कितने हैं 1,80,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2,70,000। हाँ, तो अब टैक्स 30% इसका निकाल लो, कितना आएगा टैक्स 81,000। अच्छा ठीक है, तो यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है। ठीक है, तो 81,000 टैक्स आ गया 2019 का। ठीक है, ठीक है, वो पढ़ने तो दो, फिर वही चीता बना। तो डी में लिखा है व्हाट इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन मार्च 2020। अब 2020 का सॉल्व करते हैं। चलो बातें नहीं करो, अब देखो मेरे को सॉल्व करते समय चीता बना नहीं करना है। 2020 का निकालना है, तो ये वाला रब कर देता हूँ। पहले 2020 का वो बताओ। टोटल रेवेन्यू तो 4 और 2 6 लाख, माइनस टोटल एक्सपेंस हैं 2,40,000 और 264। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच गया 336। अब 30% इसका टैक्स माइनस करो, 30% बताओ कितना, बताओ 1,00,800। तो कितना बच गया 235,200। तो ये है ऑप्शन में, चेक कर लेते हैं। 235,200 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच रहा है, चेक करते हैं। आओ, बट प्रोसेस क्लियर है सबको? हाँ है 235,200। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाला। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस चैप्टर से पूछ सकता है केस बेस्ड में। और एक और 9th क्वेश्चन लास्ट है, वो भी रेशो का केस बेस्ड पूछ सकता है। इसमें भी, इसमें लिखा है रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से करना है। तो 2020 और 2021 की आपको बैलेंस शीट्स दे रखी हैं। उसके बाद तो शेयर कैपिटल दे रखी है आपको 2 वर्षों की, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। ठीक है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ देखो, उसमें आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है, करंट लाइबिलिटीज़ ट्रेड पेबल दे रखा है, और करंट एसेट्स दे रखे हैं, नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं। चलो, तो अब आपको कुछ फॉर्मूले लगा के बताना है। करंट रेशो फॉर 2020 एंड 21 पहले निकाल लेते हैं, पहले 20 का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं ना, मतलब फॉर्मूला सुनो क्या है। ठीक है, तो करंट एसेट हो गया 5 लाख,
और करंट लाइबिलिटीज़ हो गया 2 लाख, तो 5 लाख अपॉन 2 लाख 2.5:1, और अगले साल का 9 लाख अपॉन 4 लाख 2.25:1। ठीक है, तो पहले साल का 2.5:1 और दूसरे साल का 2.25:1, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। ओके, उसके बाद बी में पूछ रहा है व्हेन करंट रेशियो इज़ 1:1, कह रहा है अगर करंट रेशियो 1:1 है तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव द रेशियो, किससे रेशियो इम्प्रूव मतलब बढ़ेगा? मतलब कौन सा चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन में लिखा है सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000, तो इससे आपके कैश में तो 25,000 बढ़ेगा और कॉस्ट 20,000 है, तो स्टॉक में से 20,000 कम हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर मतलब नेट नेट इफ़ेक्ट ये हो गया कि करंट एसेट 5,000 बढ़ गए। तो न्यूमरेटर अगर बढ़ गया 5,000 तो फिर रेशो इम्प्रूव हो जाएगा। सही उत्तर है वैसे तो ये। बाकी बी, सी और डी चेक करो कि क्या उनसे नहीं बढ़ेगा। तो करंट लाइबिलिटी कम तो ये भी हो सकता है और करंट एसेट भी तो कम, कैश कम। अच्छा, पे कर दिया ना? मुझे लगा डिस्चार्ज किया उन्होंने। नहीं, डिस्चार्ज मतलब आपने कैश भी कम कर दिया। ऐसी बी वाले में भी कैश पेड टू क्रेडिटर में करंट लाइबिलिटी भी कम और कैश भी कम, और परचेज्ड गुड्स फॉर कैश में कैश कम होगा लेकिन स्टॉक प्लस होगा, तो नो चेंज। हालांकि इसमें भी नो चेंज होगा और सी में भी नो चेंज होगा, तो तीनों में नो चेंज होगा लेकिन ए में इम्प्रूव हो जाएगा। नहीं होगा ना, क्योंकि रेशो 1:1 है। तो मान लो जैसे फिगर मेरी, समझ गए, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी अगर बराबर है और आप दोनों में से अगर 500 रुपये कम कर रहे हो तब फर्क पड़ता है। तो पेमेंट करने के बाद भी आपका करंट रेशो सेम ही रहेगा। पहले भी अगर 1:1 था तो अभी भी 1:1 ही रहेगा। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया। उसके बाद सी पढ़ता हूँ पहले। इसमें लिखा है फाइंड प्रोप्राइटरी रेशो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021। तो ठीक है, 100 नहीं भी करेंगे तो चल जाता है इसमें। तो शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। बाकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो शेयर होल्डर फंड जो है वो होता है टोटल ये 8 लाख, और टोटल एसेट्स हो गए आपके, ये जो टोटल है 15 लाख। तो 8 लाख अपॉन 15 लाख 0.53:1। और अगले साल का भी चेक कर लेते हैं। अगले साल का शेयर होल्डर फंड कितना है? 12 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट 24 लाख। तो 12 लाख अपॉन 24 लाख 0.5:1। ठीक है, तो सी सही आ रहा है। उसके बाद डी में ये पूछ रहा है विच ईयर हैज़ हायर क्विक रेशियो। क्विक रेशियो किस में ज़्यादा है? तो इन्वेंट्री तो दे ही नहीं रखी, तो करंट रेशियो ही निकाल लो आप, क्योंकि इन्वेंट्री तो है ही नहीं, तो करंट रेशियो ही क्विक रेशियो हो जाएगा। तो किस में ज़्यादा है? 20 में ज़्यादा है। ठीक है, चलो तो क्लियर हो गए सारे वाले क्वेश्चन तो।